हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जागरण जोश। दिस इज रेखा देवनानी एंड आज हम लोग हमारे इस चैनल पर नीट पीजी से जुड़े हर एक सवाल का जवाब लेकर के आए हैं। मैंने देखा है जब भी बच्चे नीट पीजी की एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं या फिर वो एंड ऑफ द प्रिपरेशन भी होते हैं तो कई सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एंड तक वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि कई सारे नीट पीजी एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो कॉमन मैंने बच्चों में देखा बेटा, सबसे पहला सवाल बच्चे पूछते हैं कि मैम जब हम लोग नीट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना तो कितने घंटे हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को देने चाहिए। और ये बात हम लोग सिर्फ नीट पीजी के लिए ही नहीं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिस्कस कर सकते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना आपको डेडिकेट टाइम करना है। तो ओवरऑल बेटा ये जो आपका टाइम है ना कि कितने घंटे आपको पढ़ना है ये वेरी कर सकता है। ये वेरी कर सकता है कि आपके पास में अब कितना टाइम बचा है एग्जाम में। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो नीट पीजी 2025 ही देने जा रहे हैं तो मैं तो ये कह रही हूँ कि सोने और खाने के अलावा आपके पास में जितना टाइम है आपको अपनी प्रिपरेशन को देना है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं बची हमारे पास में, है ना। इसमें तो हमारे पास में सोचने वाली कोई बात ही नहीं बचती। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो नीट पीजी 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं यानी कि अभी आपके पास में पूरा का पूरा एक साल बचता है तो आप इनिशियली 5 से 6 घंटा अगर अपनी प्रिपरेशन को देते हैं ना बेटा तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। वही अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं 6 महीने बाद यानी कि अब आपके एग्जाम को बचे हैं 6 महीने, तो 6 महीने जब आपके एग्जाम को बचेंगे बेटा तो 10 घंटे एटलीस्ट आपको देने हैं अपनी प्रिपरेशन को। अब अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बचे हैं एग्जाम को, तो 3 महीने में बेटा मैं ये कहती हूँ कि आप 12 से 14 घंटे और इससे ज्यादा भी अगर डेडिकेट कर सकते हो तो दो। इससे भी कम टाइम बचा है यानी कि वही वाली सिचुएशन है आपकी 2025 वाली, तो जितना टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो बेटा अपने एग्जाम को करो। क्योंकि जब आप एक एग्जाम को अपने एमबीबीएस की जर्नी के साथ में पीजी को क्लियर कर रहे होते हैं तो वो आपकी चीज ही अलग होती है। हमें ड्रॉप ईयर से सफर नहीं करना पड़ता एंड अगर आपने ड्रॉप भी लिया है तो एक ड्रॉप में हमारा ये काम हो जाना चाहिए। मल्टीपल ड्रॉप्स में हमें नहीं पढ़ना होता है, हर एक एस्पिरेंट की चाहत होती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका होना चाहिए कि इतना आप एटलीस्ट टाइम दे पाएं। दूसरा सवाल जो मैंने बच्चों से सुना कि मैम जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे नीट पीजी के स्कोर को अफेक्ट करते हैं और कैसे हमें इन्हें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो अगर हम लोग बेटा देखने जाए ना तो हमारे ये जो क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं इनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग बात करें हमारे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तो ये कुछ ये है, और अगर हम लोग बात कर रहे हैं पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की तो वो कुछ इस तरीके से हैं। इन सब का वेटेज 2019 में एनएमसी का सिलेबस आया, उसके बाद में इसका वेटेज थोड़ा सा चेंज हुआ यानी कि जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स थे उनका वेटेज आपका 55 से 65% बनता है एग्जाम में। और अगर हम लोग बात करें पैरा क्लिनिकल एग्जाम्स की तो इनका वेटेज बनता है 25 से 30%। और अगर हम लोग बात करें प्री क्लिनिकल एग्जाम की तो इनका वेटेज बनता है 10 से 15%। अब इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को थोड़ी तवज्जो देनी है, पैरा क्लिनिकल को एंड प्री क्लिनिकल को हम थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। बट जब हम लोग सब्जेक्ट्स ध्यान से देखते हैं तो प्री क्लिनिकल में वो सब्जेक्ट आते हैं जो ड्यूरिंग द एमबीबीएस जर्नी आपको सफर करवा रहे थे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको कई सारी चीज़ों को रिटेन रखना पड़ता है अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल थिंग इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जब आपको इनमें कुछ चीज़ें रिटेन रखनी पड़ती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 10 से 15% का वेटेज रखता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका 10 से 15% का वेटेज रखता है, तो ये बात यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है कि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट को और बच्चे भी बहुत डिटेल में पढ़कर आ रहे हैं, जो परेशान है वो इसी में है और यही रैंक डिसाइड करता है एट द एंड। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है पूरे साल में, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री को साथ में लेकर के चलें क्योंकि इसमें आपको चीजें रिटेन रखनी है।
और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहें। उसके साथ साथ आप क्लिनिकल को और पैरा क्लिनिकल को कवर करते जाएं। क्या समझ पा रहे मेरी बात? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एनाटॉमी को आप फिजियोलॉजी को और बायोकेमिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ें और एट द एंड आप इसका रिवीजन करें तो आपका काम चल जाए, क्योंकि लास्ट में आप इनको रिवाइज कर रहे होंगे। और क्लिनिकल में भी ये जो आपके 3 सब्जेक्ट है ना, ये जो आपके 3 सब्जेक्ट है ना, ऑप्थेल्मोलॉजी, डर्मेटोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। कैसे? इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इमेज बेस्ड आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल का वेटेज कुछ इस तरीके से है। आपको इंपॉर्टेंस सभी को देनी है। ये लो यील्डिंग मान लेते हैं हम लोग आपका टॉपिक है, लेकिन ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। यानी कि ओवरऑल सब्जेक्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं, बट हाँ, आप मल्टीपल टाइम्स जब आप पढ़ते हैं सिलेबस तो आप तरीके से पढ़ सकते हैं कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को रिटेन रखना है तो इसको पहले से करूंगा एंड एट द लास्ट टाइम रिवाइज कर लूंगा, और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं इनको मैं साथ में ले लेकर पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि पूरा 1 साल हमारे पास में प्रिपरेशन का होता है। बट अगर आप अभी ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं ये कहती हूँ आपके पास में जो कुछ दिन बचे हैं बेटा, उसमें आप हर एक सब्जेक्ट में आपको जितना आता है उतना रिवाइज करके जाएं। जो सब्जेक्ट कोई कोर पॉइंट ऐसा है जो आपको आता ही नहीं था तो उसको फिलहाल के लिए इग्नोर कर दे, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी 19 सब्जेक्ट हैं, सबको रिवाइज करके जाना एट द सेम टाइम और नया चीज पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। तो आप जितना पढ़ चुके हैं उसको ही रिवाइज करके जाए। क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल के झमेले में आपको अभी नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें दूसरी चीज जो एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि मैम एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है, तो क्या एमसीक्यू प्रैक्टिस हमें अभी से करनी चाहिए या फिर थ्योरी पढ़ के चले जाएं, एग्जाम में चल जाएगा काम, क्योंकि अब तो हम डॉक्टर हैं, या फिर मॉक टेस्ट हमें लगा लेने चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? तो उस पर हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। बेटा एमसीक्यू प्रैक्टिस ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस को करते हैं, आप लोग तो भाई डॉक्टर हैं, आप लोग तो ये बात समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा ना रिटेंशन बढ़ाता है सब्जेक्ट के लिए। एक चीज थ्योरी में पढ़ना एंड क्वेश्चन में करना, रिटेंशन बढ़ता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वहां से आपका इंप्रूव होता है। तो स्टार्टिंग से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एक हेल्पफुल रहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, रिटेंशन बढ़ता है, पैटर्न फैमिलैरिटी हो जाती है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा या जाऊंगी। तीसरी चीज आ जाती है कॉन्सेप्ट रीइंफोर्समेंट, आपका कॉन्सेप्ट भी बार बार आप रिफाइन करते जाते हैं। चौथा पॉइंट कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई मैंने ये पढ़ा था और इसका आंसर मैंने सही किया है, मैंने सही टिक किया है, तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी आप करते जाते हैं कि भाई आज आपने पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर कोई एक चैप्टर में, पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक पढ़ा और उसी पर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, यानी कि आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आपके क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं हो रहे तो थ्योरी में कहीं ना कहीं, कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वहां से होती है। इसके अलावा ठीक है, स्टार्ट कब से करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्या पहले एक बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं उसके बाद में स्टार्ट करें, या फिर लास्ट के 3 महीने में प्रैक्टिस स्टार्ट करें, अपने मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर बिगनिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए? तो सबसे जो आपका चीज़ है स्टार्ट की कि आपको पहले 1-2 महीने से ही, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 1-2 महीने से ही आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, बट हाँ आप टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस को साथ में लेकर के कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जब 2 से 4 महीने हुए हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बेटा एमसीक्यूज कि जितने आपके नंबर हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़रूर स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो आप नीट पीजी की प्रिपरेशन में कहते हैं ना कि हम लोग हर दिन अपना एग्जाम दे रहे हैं या वीकली हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो हम लोग हर दिन हर वीक उसको फेस कर रहे हैं, तो एक आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत अच्छा स्टेप हो जाता है। इसके अलावा 4 से 6 महीने, नेक्स्ट के 4 से 6 महीने में आप जो आपकी प्रिपरेशन है एमसीक्यूज को बढ़ा दें, कॉन्सेप्ट्स को रैप अप करना स्टार्ट कर दें, और फुल लेंथ से टेस्ट हर एक हफ्ते में
एक टेस्ट आप फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दें। और फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन के जो टाइम है वो नज़दीक आता जाएगा, 6 महीने से भी आगे बढ़ते जाओगे, तो अगेन आपका ये जो थ्योरी टाइम है ये आप कम करते जाइएगा और एमसीक्यू प्रैक्टिस आप बढ़ाते जाइएगा। इनिशियली आपको थ्योरी ज्यादा रखनी है, कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। भाई 4 साल में पढ़ा है, कई बार कई सारी चीजें भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत लगाने हैं। बट जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा आपको कॉन्सेप्ट रैप अप करते जाने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाते जाना है। इट इज द बेसिक थिंग कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो वो आ जाता है कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कहाँ से ट्रैक करें। हमने सुना है कई सारे कोचिंग ऐप्स होते हैं, कई सारे क्यू बैंक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग कैसे चूज करें कि कोई एक पर्टिकुलर ऐप मेरे लिए बेस्ट है। ये चूज करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना प्ले स्टोर पर, या फिर हम लोग बात करें हमारे एप्पल स्टोर पर, इतने सारे के सारे हमारे सब्सक्रिप्शंस हम लोग ले लेते हैं, एट द एंड हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आपके पास में एक ऐप ए एंड एक ऐप बी अवेलेबल है, तो आप ये देखें कि एक ऐप ए ऐसा है जिसमें कंटेंट बहुत सारा है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, एक सब्जेक्ट के, एक टॉपिक के अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वहीं दूसरा एक ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ लेक्चर्स लिमिटेड है, लेकिन सफिशिएंट है आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। यानी कि इधर क्वालिटी है, यानी कि इधर आपको एक जगह पर क्वालिटी मिल रही है और दूसरी जगह पर आपको क्वांटिटी मिल रही है। तो हमेशा कंटेंट क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करें, क्वांटिटी को नहीं। ठीक। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपको बताई जाए कि भाई इस वीक हम लोग ये कवर कर रहे हैं, इतने एमसीक्यू प्रैक्टिस है, लाइक आपके सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन आपको दिया गया हो, हर पर्टिकुलर टॉपिक के लेक्चर का, हर पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस का, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज, फ्री ट्रायल और फीडबैक से देख सकते हो कि आपको फ्री ट्रायल मिला हुआ है कुछ दिन का, उसे आप देखो, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन परचेज करो कि हाँ ये ऐप मेरे लिए ठीक है, या फिर आप उनके फीडबैक भी देख सकते हो। इसके अलावा आता है चेक देयर ट्रैक रिकॉर्ड। कई सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं, टॉपर्स अपने व्लॉग्स वगैरह में या फिर कई सारे इंटरव्यूज में बताते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर ऐप से मैंने पढ़ा था और ये अच्छा था, मेरी प्रिपरेशन में इसने बहुत मदद की, ये ऐप नहीं होता तो मैं अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड टॉपर से भी चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, ओवरलोड मत होना मल्टीपल सब्सक्रिप्शन से कि मैंने तो एक प्रेपलैडर का भी ले लिया है, मैंने तो एक मैरो का भी ले लिया है, मैंने तो पर्टिकुलर कोई एक्स ऐप का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है और अब मैं सबको पढ़ता हूँ। ये गलती आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। एक और पॉइंट है कि अगर आप चाहें तो आप मैरो को, प्रेपलैडर को ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पर किसी भी चीज़ का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट आप मैरो, प्रेपलैडर और भी कई सारे ऐप हैं, इस तरीके से आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। प्रेपलैडर इज प्रिटी मच गुड। ठीक। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल आ जाता है मन में, हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू क्लियर डाउट्स इमीडिएटली, कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें डाउट आया, हमने लिख कर रख लिया, फिर कभी देखेंगे, या फिर हम तुरंत के तुरंत उसे क्लियर कर लें। और दूसरी चीज कि बेस्ट वे क्या हो सकता है इन डाउट्स को क्लियर करने का। देखिए बेटा, डाउट्स तुरंत क्लियर करना इज वेरी बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप साथ के साथ जब प्रिपरेशन के टाइम पर डाउट्स को साथ के साथ जब आप क्लियर करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट टाइम जब वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है आप डरते नहीं है। बट अगर वही मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट एक्स है, इसमें आप परेशान थे इसमें आप परेशान थे और अब आपने इसको क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम पर जब आपको ये कॉन्सेप्ट एक्स परेशान कर सकता है आकर, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको ये परेशान ना करे, तुरंत क्लियर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन आपका बिल्ड हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम ये आपको आके परेशान नहीं करेगा। दूसरी चीज,
मिस इन्फॉर्मेशन बचाएगा कि आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में है, आपने क्लियर कर लिया तो एट द सेम टाइम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई आप डॉक्टर बनने वाले हो, मिस इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, रिटेंशन बढ़ाता है ये आपका, एक कॉन्सेप्ट के लिए आपका प्रॉपर रिटेंशन बढ़ाता है। चौथी चीज अगर हम लोग देखें तो ये आपका रिवीजन के टाइम पर बहुत टाइम बचाता है, क्योंकि कई सारे अगर हम लोग ने डाउट्स कलेक्ट किए हैं ना और फिर हम रिवीजन करने जा रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी वीक रह गया, ये कॉन्सेप्ट अभी वीक रह गया, ये भी कॉन्सेप्ट अभी वीक रह गया। बट अगर आपने डाउट्स ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके जो वीक रह गए थे अब वीक रहे ही नहीं, ऑलरेडी क्लियर है। रिवीजन आपका बहुत स्मूथ एंड बहुत ही कम टाइम में पॉसिबल हो पाता है। चौथी चीज, पांचवी चीज अगर हम डिस्कस करें तो कैसे बेस्ट तरीके से हम लोग इन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो भी आप क्यू बैंक सॉल्व कर रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली पढ़ लो। सबसे इजीएस्ट थिंग यही है कि उसका जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है प्रॉपरली पढ़ लो। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन बचता है तो आगे बढ़ो, क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, अदरवाइज इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली कवर कर लो। पहला तो चीज हो गई, यहाँ से आपका क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज, अभी भी नहीं हुआ तो कई सारे ऐप में डाउट फीचर होते हैं और कुछ कुछ ऐप तो ऐसे हैं जो आपको 24/7 डाउट क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। कई सारे टीचर 24/7 अवेलेबल हैं आपको डाउट्स बताने के लिए, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपके अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नीट पीजी का एग्जाम दे रहे हैं। उनको डाउट आया, उन्होंने आपसे पूछ लिया, आपको डाउट आया, आपने उससे पूछ लिया, एंड इससे कई सारा कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी हो जाता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो ये आ जाता है कि आप एक स्टैंडर्ड रेफरेंस ले। एट द एंड अगर आपका डाउट इससे भी क्लियर नहीं हुआ है, एट द एंड आपका डाउट अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर सकते हैं एज अ लास्ट रिसोर्स। समझ पा रहे हैं? आप एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज कर सकते हैं लास्ट रिसोर्स। आपके पास में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, भाई इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, ऐप में मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिला, किसी बच्चे ने मुझे वो डाउट ग्रुप में नहीं बताया, तो मैं पर्टिकुलर जो बुक है राइटर की उधर से जाके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लूंगा। बट डाउट मुझे तुरंत क्लियर करना है, इट इज मैंडेटरी। अलग बाद के लिए इसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, इट इज वेरी मैंडेटरी। नेक्स्ट देखें तो वो आ जाता है, व्हाट्स द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी। नीट पीजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और मिस्टेक्स करते हैं। कई सारे बच्चे एक ही सेम मिस्टेक फॉलो करते हैं। तो जो कुछ मिस्टेक्स हैं, सबसे पहली, टू मैनी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो। आपके पास में एक ऐप है, आपके पास में एक क्यू बैंक है, आपके पास में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी मल्टीपल रिसोर्सेस हैं और इन रिसोर्सेस के चलते आप पर्टिकुलर किसी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने सोच लिया मैं पर्टिकुलर एक्स बुक से भी इसको पढ़ूंगा, मैं पर्टिकुलर एक्स बुक से भी इसको पढ़ूंगा, मैं वाई से भी पढ़ूंगा, मैं जेड से भी पढ़ूंगा। क्योंकि इतनी सारी रिसोर्सेस हैं, आप इसे क्लियर नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन और बढ़ता जा रहा है एंड लिमिटेड टाइम में आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो ये चीज आप कभी नहीं करेंगे। दूसरी चीज अभी हम लोग डिस्कस करें तो वो आ जाता है स्किपिंग कॉन्सेप्ट एंड जंपिंग टू एमसीक्यूज। मैंने बोला कि आपको एमसीक्यू स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज करने हैं, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट को स्किप करके डायरेक्ट एमसीक्यू पर जाएं, क्योंकि 4.5 साल में आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं और ये जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं कई बार आपको रिटेन नहीं रहते। तो जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस पर जाओ, हमेशा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को पहले देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि जब एमसीक्यू गलत होते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है बेटा। एमसीक्यू सही हुआ तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उसी तरीके से जब गलत होते हैं तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है और वो बहुत डेंजरस है। तीसरी चीज आती है नॉट मेकिंग स्टडी प्लान। पढ़ रहे हैं लेकिन स्टडी प्लान नहीं है। एक लाइन मैं हमेशा मेरी क्लासेस में कहती हूँ कि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश, और मैं तो कहती हूँ ये आप सभी को अपने टेबल के आगे लिख लेना चाहिए, अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। क्योंकि आप देखो ना, आपके पास में आपने गोल डिसाइड कर रखा है, प्लान नहीं है। विदाउट प्लानिंग मैं कह रही हूँ कि आपको पर्टिकुलर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करके जाना है, आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, लेकिन आपके पास में टिकट्स नहीं है, आपके पास में प्लानिंग नहीं है, आप किस दिन जाओगे, किस होटल में रुकोगे, तो आप क्या जा सकते हो? ये सिर्फ आपकी इच्छा ही तो है।
इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साल अपना डेडिकेट करना है तो पूरे एक साल का आपके पास में स्टडी प्लान होना चाहिए, जिसके लिए कई सारे ऐप्स भी आपकी मदद करते हैं एंड उसको आपको प्रॉपर पैटर्न में फॉलो भी करना है। चौथी चीज अगर हम लोग डिस्कस करने जाते हैं तो वो आता है इग्नोरिंग रिवीजन अर्ली ऑन, कि भाई मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, इसको रख देता हूँ, दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लेता हूँ, तीसरा भी सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, और जब एग्जाम में 3 महीने बचेंगे तब रिवाइज करूंगा या करूंगी। ये सबसे बड़ी गलती है। एक आपने टॉपिक पढ़ा ना आज, भाई एक हफ्ते में जितना आपने सिलेबस पढ़ा है उसको हफ्ते के लास्ट दिन संडे या सैटरडे में रिवाइज कर लो, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन जो है वही आपको आपके गोल की तरफ लेकर के जाते हैं। जब आप रिवाइज नहीं करते हैं, कुछ टाइम बाद रिवाइज कर रहे होते हैं पर्टिकुलर चैप्टर को, तो वो आपके लिए फिर से नए जैसा होता है। तो ये चीज आपको गलती से भी ये चीज आपको रिपीट नहीं करनी है। पांचवी चीज अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो है अवॉइडिंग टफ सब्जेक्ट्स, जो आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है। मैंने देखा कई सारे बच्चे इनको स्किप करते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। टफ सब्जेक्ट कहते हैं ना, जितना जो टफ काम है उसे पहले कर लो, इजी तो हो ही जाएगा। तो टफ जो भी सब्जेक्ट है, आपके पास में ज्यादा टाइम है तो टफ को पहले क्लियर करो, इजी तो हो ही जाएगा। बट आपके पास में टाइम बहुत कम है, अब भाई आपके पास में टाइम ही बचा है कि आप नीट 25 देने जा रहे हैं, 2025 पीजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ऑलरेडी जितना आता है उसको रिवाइज करके जाएंगे। बट अगर पूरे एक साल की प्रिपरेशन लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले टफ सब्जेक्ट को करें, उसके बाद में इजी को करें एंड मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके उसको कवर करते जाए। ठीक है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है। एक आता है नॉट प्रैक्टिसिंग इन एग्जाम फॉर्मेट। प्रैक्टिस चल रही है बट डायरेक्शन नहीं है। कहते हैं ना वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी होती है, डिफरेंट फिजिक्स में पढ़ाता है क्लास 11-12 में। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी बनना है, नॉट स्केलर। डायरेक्शनल होना चाहिए, भाई जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसी में मुझे प्रिपरेशन करनी है। करेक्ट। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और इसके बाद में आ जाता है बीइंग पैसिव। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं एमबीबीएस के 2nd, 3rd, 4th ईयर से, और इसके बाद में वो बहुत सारे लेक्चर्स पे लेक्चर्स लगाते हैं। बट आपको पैसिवली काम नहीं करना है कि सिर्फ लेक्चर पढ़नी है, सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। स्ट्रैटेजिक पढ़ना है कि मैंने प्रैक्टिस भी किया, मैंने लेक्चर भी किया, मैंने कुछ एमसीक्यू भी किए, और इसके बाद में मैंने वहां पर जाके अपने कॉलेज में भी प्रैक्टिस की। अपने कॉलेज में जितनी भी मेरी पोस्टिंग हो रही हैं उनको भी मैंने अटेंड किया। एंड एट द एंड वो सारी की सारी जो आपने प्रैक्टिस जितने पैटर्न्स फॉलो किए वो आपके एग्जाम में आपको मदद करेंगे। बट सिर्फ लेक्चर्स देखना है कोने में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, इट्स वेरी डेंजरस। तो पैसिव नहीं होना, ठीक। एंड एट द एंड आप वो बच्चे हैं जो नीट 2025 पीजी देने जा रहे हैं, तो विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। अगर आप एक वो बच्चे हैं जो नीट पीजी 2026 देने जा रहे हैं, तो भी विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग बेटा हमारे नीट पीजी 2025 के एग्जाम के बाद वो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो आपके कट ऑफ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो सकते हैं, और नीट पीजी के अलावा आपके पास में क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।